अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी, डॉलर की कीमत में कुछ इस्तेहकाम आया, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्टॉक मार्केट का, जहां पर मंदी छाई हुई है, अरबों का नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हैं। जो रोज़ के रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन ख़रीदा जाए उसी दिन अगर ना बिकें उनके शेयर्स, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब लोगों का ख्याल है कि स्टॉक मार्केट में वही लोग इन्वेस्ट करें जो लंबा अरसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद रुक सकते हैं। दूसरी तरफ कराची में गैस का शदीद बहरान है। कराची ही नहीं, सिंध में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन कराची में चूंकि एक बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है, बड़ी इंडस्ट्री काम करती है, इंडस्ट्री के लिए शदीद मामलात बनते जा रहे हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए भी गैस फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। तो गैस के लिए जो लोड मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं। इस लोड मैनेजमेंट और गैस शॉर्टेज की वजह से और बिजली महंगी होने की वजह से जो कराची और पाकिस्तान भर की इंडस्ट्री है वो किस कदर परेशानी का शिकार है, इस पर भी बात करेंगे। कारोबारी तबके की जो इस वक्त के ताज़ा तरीन मसाइल हैं उसके हल के तदारुक के लिए क्या उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट का रह जाने वाला अरसा उन तमाम तर मसाइल का हल निकाल पाएगा। उसके बाद महंगाई बढ़ने का खदशा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बार फिर जाहिर कर दिया, और महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल पर रेट्स कम किए गए पेट्रोल के प्राइसेस में। ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, चूँकि 150 के करीब 145 या 146 कह लें, पूरा 146 तक चले गए थे रेट पेट्रोल के। तो 5 रुपये या 6-7 रुपये की कमी कोई बड़ा फ़र्क नहीं डालेगी पेट्रोल पर। ज़र मुबादला के ज़खायर में 12 करोड़ और 90 लाख डॉलर्स की कमी हुई है। इसके साथ साथ जो हमारा बड़ा मसला है वो है शरह सूद, जो बहुत कम हुई और फिर एक बार 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 9.75% है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पिछले 2 माह पहले भी बढ़ाई गई और इस बार भी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ तो 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल जुड़े, इस पर बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हैं, हमें ज्वाइन किया है। एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और आज हमें ज्वाइन किया है कराची के मसाइल पर बात करने के लिए शारिक वोरा साहब ने, साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बहुत बुरी है नईम साहब, तो ज़रा एहसन साहब से पहले शुरू कर लेते हैं। एहसन साहब, सर 45, 46, 47, हत्ता के 48 को भी छूते देखा, एकदम से इतनी गिरावट आती है कि हम महीनों के अंदर अंदर देखते हैं 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट आ जाती है कारोबारी हिस्सेज में। इस वक्त भी बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार है, एक ही दिन में 2100 पॉइंट्स की कमी भी होती है। सर वजह एक तो मुझे बड़े क्लियरली आपसे जानना चाहूँगा, सुनने वाले भी, कि क्या कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं, फंडामेंटल जिन्हें कह लें? जी बिल्कुल, आई थिंक कि जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। जो पॉलिसी रेट बढ़ गया, पहले 1.75, फिर उसके बाद 1, आई थिंक कि जो 2.75 का इंक्रीज आया है उसका इम्पैक्ट तो जो है बिल्कुल नजर आना था। और आई थिंक कि पॉलिसी रेट का बढ़ना जो है दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फिक्स इनकम जो होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके लिए ज्यादा मुफीद होता है। एनएसएस रेट्स बढ़ गए, नेशनल सेविंग में ज्यादा अब रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टर्स ने जो है वो देखा कि जो वहां पर रिटर्न बेहतर होते हैं वहां पर सर्टनली वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट्स बन जाती हैं कैपिटल मार्केट के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर है वो भी जो है मुतमईन नहीं थे, उससे $3 बिलियन हो गया एक महीने के अंदर। और आई थिंक कि इस पे प्रोजेक्शंस भी शुरू हो गई। तो आई थिंक कि ये भी एक रीजन रहा है। फिर आईएमएफ की ट्रांच नहीं मिली अब तक, ये भी एक रीजन रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें फॉरेन आउटफ्लोज भी नजर आना शुरू हो गए और फिर हम फ्रंटियर मार्केट में डाउनग्रेड भी हो गए। तो ये नहीं अनप्रेसिडेंटेड चीजें नहीं इतनी इससे पहले हमने देखी थी। जो मामलात पाकिस्तान के अंदर देखे गए थे, इन्फ्लेशन रेट 11.5 आ गया, जो पिछले कोई 7-8 सालों से ये फिगर नहीं देखा गया। तो फंडामेंटली मार्केट खुद ब खुद वीक हो जाती है। अगर इन्फ्लेशन हायर आता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट को लाने के लिए वहां से भी जो है प्रिडिक्टिव इंटरेस्ट रेट्स नजर आते हैं, जहां पर स्टेट बैंक का भी रोल रहा है किस तरीके से उसने जो है नॉर्मलाइज किया है कॉन्वर्जेशन को, कि जो गोइंग फॉरवर्ड उनको लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, जो अगेन एक स्पेकुलेशन है। फिर आगे उनको लगता है इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, भी स्पेकुलेशन है। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इस वक्त कंफ्यूज, अनसर्टेन नजर आ रहे हैं कि आगे जाकर जो है पॉलिसी रेट का क्या स्टांस होगा। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी अगर आती भी है, जो हमें प्रीवियस वर्किंग डे पे नजर आई थी, तो वो फिर उसके बाद वहां पर प्रेशर इसलिए आता है कि इस वक्त इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी सामने नजर आ रही है। और आईएमएफ की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमें क्वेश्चनेबल जो है लग रही है बिफोर सबमिशन ऑफ द न्यू मिनी बजट।
और जाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कहा गया है कि ये 271 बिलियन जो है मजीद इसी साल के अंदर किसी तरीके से जो है न्यू टैक्सेस की मद में आएंगी न्यू बजट के फॉर्म में। और आई थिंक कि वो जो उसका इम्पैक्ट है वो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में इस वक्त प्रेशर मौजूद है। ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली थोड़ा प्रेशर में है, तो ऑयल स्पिट्स के अंदर भी प्रेशर नजर आ रहा है। फिर IMF की जो कंडीशंस अगर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्पेशली वहां पर जो है गवर्नमेंट बेस्ड अकाउंट जो है जो प्राइवेट बैंक्स में रखे हुए हैं, वो अकाउंट्स का जो ट्रांसफर है वो SBP की तरफ जो है वो प्रपोज किया गया और अपेरेंटली उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे बड़ा पड़ेगा। तो आई थिंक कि वहां पर भी हमें प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एहसन साहब एक जरा शारिक वोरा साहब से भी सवाल कर लूं, फिर नईम साहब भी हैं, फिर आपके पास इस सवाल के साथ भी आऊँगा कि रेगुलेटर्स का क्या काम होता है और रेगुलेटर्स कितनी जल्दी मुतारिक हो सकते हैं जब मार्केट की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो जाए। शारिक साहब सर, दो चीज़ें, एक तो कराची इंडस्ट्री और कराची से जुड़ी जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान भर के लिए ज़र मुबादला कमाती भी है, पाकिस्तान भर में लोगों को नौकरियां भी देती है, सबसे बड़ा शहर है हमारा। पहले ज़रा इंडस्ट्री की बात करूंगा सर, फिर शरह सूद पर आऊँगा। सर, क्या सूरत हाल बन रही है गैस शॉर्टेज की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कराची जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, फाइनेंशियल सेंटर तो है ही, लेकिन इंडस्ट्री में भी कराची जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है। और मौजूदा जो गैस का क्राइसिस आया है वो उसकी वजह गैस की जो रिजर्व्स हैं गवर्नमेंट कहती है वो डिप्लीट हो रहे हैं, इसलिए हम गैस नहीं दे पा रहे हैं कैप्टिव पावर्स को भी और इंडस्ट्री को भी। आई सी दिस एज नॉट अ गुड रीजन। बेसिकली जो गैस का क्राइसिस है वो बैड गवर्नेंस की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से। कराची की इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस दे रही है, दैट मीन्स के प्राइस का कोई इशू नहीं है। आप कहते हैं कि जी $9 पर MMBTU प्राइस हम लेंगे, कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है ओके फाइन। अब उसके बावजूद भी आप अगर गैस नहीं देते तो इसका मतलब है कि आपने जो इंपोर्ट्स करनी थी, जो प्लान करना था विंटर सीजन के लिए, उस पूरे सिस्टम को आप मैनेज नहीं कर पाए। तो हमारा जो एहतजाज है और हमारा जो गुस्सा है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक चीज जब हम आपको प्राइस पूरी देने के लिए तैयार है और उसके बावजूद आप अगर नहीं दे पाते तो फिर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री और फिर कराची की इंडस्ट्री के साथ क्या आप तमाशा कर रहे हैं। वो शहर जो कि 50-60% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी एक्सपोर्ट्स में, और फिर जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे थे, रज़ाक दाऊद साहब बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम करने का दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट सोर्स इज एक्सपोर्ट्स। तो वो तो उसको बड़ा शदीद डेंट लगेगा, क्योंकि जब आपके पास गैस नहीं होगी और जो खासकर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं टेक्सटाइल्स के वो नहीं चल पाएंगे पूरी तरह से 24 घंटे, तो वो वक्त पर अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है बैड गवर्नेंस का, मिसमैनेजमेंट का। और पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कोई सबक नहीं सीखा, फिर ऐसा इस साल हो गया है और आइंदा 2 माह में शायद ये मजीद बढ़ जाएगा। तो इसमें तो इंडस्ट्री देखें पूरी हेल्पलेस है, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलेट नहीं किया, पूरा गैस सेक्टर जो है वो ब्यूरोक्रेसी अपने कब्जे में लेकर बैठी हुई है, आज से नहीं एक जमाने से। तो गवर्नेंस उनकी बेहतर हो नहीं पाती है, डीरेगुलेट करते नहीं है, तो फिर मुल्क का भी यही हशर होगा और कराची की इंडस्ट्री का भी यही हशर होगा जो हो रहा है। वैसे बड़ा अफसोसनाक मरहला है। नईम साहब, मुझे ये बताएं, जो बात एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही शारिक साहब ने कि पिछले साल भी ये मसला हुआ, इस साल भी हुआ। अच्छा, एक्सपेक्टेडली मैं गर्मियों के जब मौसम था उसी में ये सुन रहा था कि आने वाले दिनों में गैस शॉर्टेज होगी। अगर ये सब कुछ पता था तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट? देखिए सर, ये तो जैसे शाइक साहब ने बात की, हमारा सबसे बड़ा जो इशू है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं हो रहा। मतलब हुकूमती जो हल्के हैं, अभी देखिए इस वक्त नवाज हजरत साहब से बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि उन्होंने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, उन्होंने टाइम पे LNG नहीं मंगाई, लेकिन नवाज हजरत साहब मान नहीं रहे इस बात, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे, लेकिन उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये रेगुलेटर्स की आपने बात की है ना, ये रेगुलेशन का जो रजीम है ना, वो कोई 1-2 जो सेंसिटिव इंडस्ट्री है उसको छोड़ के ख़त्म हो जाना चाहिए।
अगर आज आपने मुल्क को तरक्की की राह पे डालना है तो ये तो हम जो बातें करें ना, पिछले साल की बात नहीं है, ये पिछले 30 साल की बातें हैं। और ये एक हुकूमत की बात नहीं है, ये सारी हुकूमत की बातें हैं। हर हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी ने हर्डल डाली है। आपको पता है कि इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री है हमारे इस्लामाबाद में, तो खैर इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जो कराची और लाहौर में जो इंडिया फैसलाबाद में इंडस्ट्री है, एवरेज 5,000 से लेके 35,000 तक एक फैक्ट्री में बंदा काम करते हैं। मैं कहता हूँ जो शख्स 35,000 एम्प्लॉइज को हैंडल कर रहा है। कराची की बात मैं इसलिए करता हूँ, मैं एक चीज आपसे, एक छोटी सी चीज, मेरी एक चीज का, कराची की बात मैं इसलिए करता हूँ, पूरे पाकिस्तान भर से लोगों के लिए रोजगार जनरेट करता है वो शहर। देखिए पूरे पाकिस्तान भर से लोग जाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं। अगर कराची में इंडस्ट्री ना होती तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ही ना होती। एग्जैक्टली। देखिए बेसिक असूल है, अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको इंडस्ट्री पोर्ट के नज़दीक लगानी पड़ेगी ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, देखिए आजकल इश्यूज क्या हैं, एक रिसोर्सेज, यूटिलिटीज एंड देन नाउ ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है जो कंटेनर की प्राइस 4 गुना बढ़ गई है, जो कंटेनर $3,000 का था वो 12,000 का हो गया, 15,000 का हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखने हैं। अब सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है हुकूमत की और जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनकी आपस में वो एक पेज पे बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक ब्रेक लेता हूँ मैं, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं एक पेज पर नहीं है, FPCCI हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या फिर हुकूमत के इदारे हों, इन तमाम तर लोगों की 12 मीटिंग्स होती हैं। इवन स्टॉक मार्केट भी जाते रहे वज़ीर ख़जाना ख़ुद भी जब असद उमर थे, और बाकी लोग भी। मैं ज़रा ब्रेक से आता हूँ तो इस पर बात करते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, उसका हासिल उसूल क्या होता है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इस वक्त नईम सिद्दीकी साहब, एहसन मेहनती साहब और शारिक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, मैं चाहूँगा ज़रा जल्दी से अपनी बात को आप फिनिश करें ताकि फिर उसके बाद एक सवाल जो एहसन साहब से करना है मैंने, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर देखिए, मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था कि इस वक्त एक बड़ा मेजर फैक्टर है, और ये बात जो मैंने कही कि आप अपनी फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज है पोर्ट्स के नज़दीक लगाएं ताकि आपकी जो कॉस्ट है ना इनलैंड ट्रांसपोर्ट की वो भी कम हो। लॉजिकल बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है सर, आप देखें कि आपकी यूटिलिटीज़, आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपका मार्कअप, आपका करेंसी का रेट, ये सारी जो फैक्टर हैं ये डिटरमिन करती हैं कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्शन जो है ना पैदा कर सकते हैं और कितना आपके पास एक्सपोर्टेबल जो है स्टफ़ हो सकता है। अब हमारी इशू ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों से बड़ी डिबेट चल रही है। अगर आप ये देखें कि इस वक्त टेक्सटाइल के ऊपर हमारा बहुत इन्हिसार है कि इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, दिस इज़ द ओनली फैक्टर। आप देखें कि इंडिया जो है वो $151 बिलियन का IT एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि उसके मुकाबले में सऊदी अरब $115 बिलियन का एक्सपोर्ट। अच्छा सर, हमारे यहाँ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, हमारे भी, लेकिन हम उसको ज़्यादा इनकरेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में भी, सब प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि भाई अब पॉलिसीज को खोल दें, अब इसको जो है ना बिल्कुल ग्लोबल विलेज बना दें, ग्लोबल पॉलिसीज बना दें, किसी एक दो सेक्टर पे निसार ना करें, सिर्फ एक दो सेक्टर को जो आपके सेंसिटिव एरिया है उनको रोक लें। इन सेक्टर में आप अपने कंपैरिजन दूसरे मुल्कों से करें। आप देखें कि आप बांग्लादेश को देख लें कि वो 50 साल अभी बांग्लादेश ने अपने परसों वो सेलिब्रेट किया उन्होंने, और देखें वो हमारे मुकाबले में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 96% पे चला गया है, उनका भी 39% है। $47 बिलियन के उनके रिजर्व हैं। हमारे देखिए एक्सपोर्ट है उनकी, हमारी 24-25 बिलियन की बात करते हैं। उसके बाद अभी जो गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कराची में अगर या लाहौर में अगर गैस नहीं मिलती, इंडस्ट्री को नहीं मिलती, तो जो आप 21-22 बिलियन की बात करें, $4-5 बिलियन तो आपका और बड़े मसाइल बन जाएंगे। बड़ी इश्यूज हैं। एहसन मेहनती साहब, सर रेगुलेटर्स का रोल क्या देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, और क्या रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक कि यहाँ पे रेगुलेटर जो है ना, वो उससे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन का नजर आ रहा है। रेगुलेटर्स तो अपना रोल बिल्कुल प्ले कर रहे हैं और जो भी जो मामलात हैं वो बिल्कुल सामने हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली रुपी को डीवैल्यू कर देते हैं 30% एक साल के अंदर, और अगर आप हशर नशर कर दें मनी मार्केट का कि आप पॉलिसी रेट बढ़ाना शुरू कर जाएं IMF के प्रोग्राम में 11.5% तक, और अगर आप जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जहां पर अनसर्टेनिटी हो आगे क्या डॉलर का लगना है, तो वहां पर आज भी इस रेट पर भी कोई चीज सेल होती है बाजार में,
तो वो जाहिर है वो स्पेकुलेशन की जो है वो नजर हो जाती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, ईटेबल्स हों, चाहे वो कोई और एसेट प्राइसेस हों, उनका यही रुझान बन जाता है। एक दिन एक रेट होता है, अगले दिन अगला रेट होता है। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्पेशली जो एसबीपी के मूव्स हैं, अगर वो स्टेबल मूव्स हों और एक पीरियोडिक तरीके से जो है उसको एक सस्टेनेबल तरीके से जो है, जिस तरह से मिडल ईस्ट में होता है, जिस तरह से दीगर इंटरनेशनल ममालिक में होता है कि आप एक स्टेबिलिटी लेकर आते हो एक्सचेंज रेट के अंदर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में लेकर आते हो। तो आई थिंक कि ये जो है नीड ऑफ द टाइम है कि ये जो है ना, ये इसको आप जो है वो डायरेक्ट करें। और फिर आई थिंक यहाँ पर हमें ये जाहिर है हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर या फिर जो इनको ओवरसी करता है फाइनेंस मिनिस्टर, उस लेवल पर जो है इनसे बातचीत करनी चाहिए कि आप पॉलिसी को मुस्तहकम रखें और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर एक बेहतर प्रिडिक्टिव पॉलिसी दें। और फिर जाहिर है इंटरनेशनल कंडीशंस भी चेंज होती हैं। आई थिंक कि एक सारी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से जो है वो सारी सिचुएशन आती है कि जहां पर अच्छा एहसन साहब, एक चीज़ आपको नहीं लगता कि पॉलिसी एक तो थोड़ा सा वैसे ही एम्बिगिटी का बहुत ज़्यादा शिकार है हमारे यहाँ हर किस्म की, दूसरा जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो वो तो बजट आपका एक रहता ही नहीं, एक बार फिर मिनी बजट आता है, फिर उसमें जाहिर है पॉलिसी चेंज होता है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, आई थिंक कि यहाँ पर भी जो हमें चीजें नजर आई हैं वो उस वक्त तो जो है बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बात अच्छी सामने नजर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कि हम जब आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर गए वहां पर जो उनकी कंडीशंस हैं, यानी कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो हमारे लेंडर्स हैं, उनकी कंडीशंस को भी हमने देखना है कि वो वक्त के साथ जो है वो कंडीशंस जो है वो हम उसको ऑनर कर सकें। आई थिंक कि ये बहुत सारी चीजें इसमें फोर्स्ड भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रिडिक्टिव नहीं थी उस वक्त बजट के टाइम में। और फिर जब न्यू बजट्स आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आईएमएफ प्रोग्राम में जो है हमने हर आईएमएफ प्रोग्राम में न्यू बजट दिया है। तो आई थिंक कि इसको भी हमें जरा सा देखना चाहिए कि इस प्रोग्राम के अंदर हम जाए नहीं, और अगर हम यहाँ इसके अंदर जाते हैं तो हम किसी तरीके से जो है दूसरे फॉर्म में सर, लेकिन एक बड़ा मसला है एहसन साहब, ये सारा बोझ पड़ता है अवाम पर। हुकूमत तो चल जाती है जैसे तैसे। शारिक बोरा साहब, सर एक तो पॉलिसी रेट जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है, थोड़ा सा इस पर भी बात करें। उसके बाद जिस तरह से बोझ पड़ रहा है और बढ़ता जा रहा है कर्ज़ों का पाकिस्तान पे, तो ये जाहिर है सर सारा बोझ जो है वो फिर बिजनेसमैन से शिफ्ट होता होता आम आदमी पर जाता है, जिसमें जनरल सेल्स टैक्स की मद में कहीं कहीं छूट थी। जब वो चीज़ें महंगी होंगी तो जाहिर है आवाम के लिए महंगाई तो होगी। जो पॉलिसी रेट है ना, जो पाकिस्तान में पॉलिसी रेट की जो रेलेवेंस क्रिएट की हुई है स्टेट बैंक ने, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देंगे ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। देखिए, इकोनॉमिक्स की किताबों में ये जो लिखा हुआ है इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। मुल्कों की जो पॉलिसीज बनती हैं वो उनकी जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, लोगों की, वहाँ कल्चर क्या है, वहाँ कितनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है, क्या पॉलिसी रेट का कोई डायरेक्ट हमारा ताल्लुक है इन्फ्लेशन से या नहीं है। हमारा जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो किस लेवल की रिसर्च करता है। मैं ये जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी रेट पाकिस्तान में जो है इट डजंट हैव अ डायरेक्ट लिंकेज विद द इन्फ्लेशन, और पॉलिसी रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। ये इसी तरह की गलतफहमी है जिस तरह आप डेप्रिशिएट करते हैं रुपी को ताकि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। पाकिस्तान ने 40 मरतबा अपने रुपी को डेप्रिशिएट किया, आज तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी बल्कि कर्जे बढ़ गए। पॉलिसी मेकिंग जो बड़ी जबरदस्त बात की आपने वैसे शारिक साहब, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक का ताल्लुक इन्फ्लेशन कंट्रोल से नहीं और दूसरे का ताल्लुक एक्सपोर्ट से नहीं। सर, वज़ीर आज़म इमरान खान, शारिक साहब आपसे ही सवाल है, वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा जिक्र करते हैं बांग्लादेश का, दूसरे ममालिक का। बांग्लादेश में महंगाई का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इसका जिक्र नहीं करते कि उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, वो दुनिया भर में एक्सपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए कि वजीर आजम जो होता है वो तो लीडरशिप गाइडलाइंस दे सकता है, बाकी काम तो उस टेक्निकल टीम ने करना है जो कि सही लोग सही जगह पर होने चाहिए, वो है नहीं। जब हम मुसलसल अपनी टीम को एक साल में कई दफा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज करते हैं, एफबीआर के चेयरमैन चेंज करते हैं, हमको अपनी पॉलिसीज बनानी नहीं आ रही,
सबसे बड़ा इशू इस वक्त इंडस्ट्री को ये है, अभी सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि जी कराची में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कराची में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग रही कि कराची में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी हम इंडस्ट्री के लिए आपको, सिंध गवर्नमेंट को वो अलॉटमेंट नहीं करने देता इंडस्ट्री के लिए ज़मीनों की। कराची में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगती कि कराची में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यूटिलिटीज देनी है वो उसमें फेलियर है। कराची में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकती कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं फ्यूल की, गैस की, ऑयल की, बिजली की, वो गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि उसमें स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आज तक कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं आई। किस शहर में कौन सी इंडस्ट्री लगनी है, लॉजिस्टिकली कहाँ पर फिजिबिलिटी ज्यादा अच्छी बनती है, कौन सा शहर, कौन सा इलाका, किस मौसम के लिए। हमने तो पूरे पंजाब की जरखेज जमीनों पर बर्बाद करके एग्रीकल्चर को वहां पर फैक्ट्रियां लगा दी। सही कह रहे हैं। सो ये इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा फोकस है। मेरा स्ट्रेस हमेशा से ये रहता है कि ये छोटे छोटे इकदाम करने से, शॉर्ट टर्म में मेजर लेने से, सुबह उठकर एक आपने डिसीजन ले लिया, शाम को एक डिसीजन ले लिया, ये इन इरेगुलर डिसीजंस की वजह से हमारी इकोनॉमी, और जैसा कि आप अपने प्रीएम्बल में कह रहे थे कि लोगों पर बोझ पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, वो लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो लोग सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 1.5 करोड़ के करीब मजीद लोग चले गए हैं। हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट 2, 5, 7 बिलियन डॉलर बढ़ जाए, बट 2, 5, 7 बिलियन डॉलर बढ़ने से जो आपका फॉरेन डेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, हम अपनी एक्चुअली डेप्रिसिएशन को मैनेज नहीं कर सके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ, डेप्रिसिएशन को मैनेज नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा शारिक साहब आपसे बात जरा कंटिन्यू भी करता हूं, तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं कि जब किसी चीज़ की मैनेजमेंट ना हो, जिसमें डेफिसिट्स हैं या डेप्रिसिएशन है या फिर मैनेजमेंट है, तो उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं उसको ठीक करने में बहुत लंबा अरसा लग जाता है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि जहां पर ज़मीन लेना तक मुश्किल हो जाए वहां पर इंडस्ट्री लगना कितना मुश्किल होगा, फिर इंडस्ट्री के लिए एलोकेशन क्या होनी चाहिए, कहां पर इंडस्ट्री ज़्यादा सूटेबल है, ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉजिस्टिक्स के मसाइल कितनी हल हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा शारिक बोरा साहब अपनी बात को मुकम्मल करें तो फिर मैं आगे भी बढ़ूँ। जी शारिक बोरा साहब। जी, मेरा जो मकसद है इस बात का वो ये है कि कोई भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आपको पॉलिसी मेकिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा, और वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। ये वाले भी नहीं कर पा रहे, इससे पहले वाले भी नहीं कर पा रहे थे। जब तक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नेक्स्ट 5 इयर्स तो नहीं, कम से कम 10 इयर्स का कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा, मैं किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को कैसे बुलाऊंगा, मैं उसको क्या ऑफर करूंगा कि आज आप आकर मेरे साथ जॉइंट वेंचर कर लें मेरी इंडस्ट्री में। तो वो मुझसे पूछेगा कि व्हाट आर द गारंटीज, और मैं उसको कहूंगा कि कल जो है वो दूसरा वजीर आएगा और वो अपनी नया फलसफा लेकर आएगा। इसी तरह हमारे जो टैक्सेशन है, हमारी जो इंपोर्ट की जो सिचुएशन है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो स्टेबिलिटी है वो भी नहीं है। गवर्नमेंट कभी कहती है कि जी आप इंपोर्ट करें, फ्रीली सब चीज इंपोर्ट करें, थोड़ा सा प्रेशर आता है वो कहते हैं कि जी आप 100% मार्जिन दें। स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिसी मेकिंग की जरूरत होती है। पॉलिसी मेकिंग की ये बात आपकी बिल्कुल सर ठीक है, मैं इस पे बिल्कुल अग्री, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होगी तो ही कुछ होगा। नईम साहब जल्दी से मुझे इस पे देखिए, ये बेसिकली जो पॉलिसी की बात है ना तो बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन हुकूमत शायद अपने सियासी मामलात में इतनी उलझी हुई है कि वो ये इकनॉमिक जो फैक्टर है ना इसको इस वक्त डिस्कस ही कोई नहीं कर रहा। और देखिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे मिलके बैठ के इकनॉमिक फैक्टर को डिस्कस करें, और हुकूमत जो अपनी हुकूमत चलाने के मसाइल में उलझी हुई है उसको चाहिए कि आपने देखा है कि जितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े
बिजनेसमैन या वो टीवी पे नजर नहीं आते, दे आर सो कमिटेड विद देयर बिजनेसेस कि वो काम कर रहे हैं। आप खुद उनके पास जाएं, आप अच्छा शब्बर जैदी साहब को लाए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं सर, उन्होंने पहले कह दिया दिवालिया हो चुका है, अच्छा वो कह रहे हैं कि ऐसा देखिए समथिंग ऐसे होता है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर देते हैं, ये नहीं है दिवालिया होने वाली कोई बात नहीं है। वी आर वेरी बिग कंट्री, वेरी स्टेबल कंट्री। नहीं डरा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनी है ना, फॉर एग्जांपल जो बड़ी टेक्सटाइल्स हैं या बड़ी जैसे फैसलाबाद में, आप खुद उनके पास जाएं, आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि भाई आप हमारे रोल मॉडल हैं, आप हमें बताएं, हम सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं। फिर आप देखें आदमी क्या, एक जेनेटिक फैक्टर होता है, एक उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। आप दुनिया में देखें कि जिन कौमों ने तरक्की की है उनके जेनेटिक फैक्टर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। और आप पाकिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें और ये जितने भी अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी है इनको नहीं, आप इनको दें ना, आप एक बोर्ड बनाएं, बोर्ड में बनाए पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, उसको चेयरमैन बनाए बोर्ड का, उसको टीडैप का चेयरमैन दूसरे को बनाए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड का चेयरमैन उसको बनाए। ये छोड़ें, ये सर एफईसीसीआई वगैरह को छोड़ें, इनमें जो लोग हैं वो बात और करते हैं और इनमें कई लोग उनकी बात दूसरे तक पहुंचाने का मकसद हो रहा है। आप जाके खुद तलाश करें कि मुल्क में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है और उसको जाके कहेंगे आप हमारे रोल मॉडल हैं और हम आपको जगह देते हैं, आप यहाँ पे आके नई इंडस्ट्री लगाएं और खुद आप यहाँ काम करें, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस, बेसिक बिल्कुल। एहसन साहब सर, पॉलिसी का फुकदान सर कितना प्रेशर डाल रहा है? और फिर बात की शारिक साहब ने कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एकदम से स्टॉक मार्केट से भी बड़ी तेजी से भागी सर। देखें आई थिंक यू आर राइट कि वो इस वजह से भागी है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहलाती है वो तो एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और आई थिंक कि जो स्टॉक मार्केट में होती है वो साकरा बैलेंसेस के थ्रू होती है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। आई थिंक वो भी जो है $300 मिलियन तक एक साल में निकल गई, और उसकी वजह यही है कि आगे फॉरेन इन्वेस्टर अगर डिविडेंड यील्ड देखता है 10%, 12%, 15%, वहां पर उस फॉरेन इन्वेस्टर को रुपी डेप्रिसिएशन भी 15% नजर आता है। तो ये जो डिविडेंड यील्ड हमारी पाकिस्तान मार्केट की 15% को पहुंचती है, वहां पर रुपी डिवैल्यूएशन 15% का हो जाता है, तो हमारा जो रिटर्न है, नेट रिटर्न इन्वेस्टर जो है अपनी प्रिंसिपल वैल्यू हार जाता है। तो आई थिंक कि जिस तरह से इंडिकेट हुआ है कि जो पॉलिसी का फुकदान है, पॉलिसी अनसर्टेन रहती है, पॉलिसी जो है कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो आई थिंक ये पॉलिसी जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी जो रेगुलेटर के लेवल पर है वहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर। फिर हम देखें अगर कैपिटल मार्केट के अंदर तो कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं, जाहिर है फ्रंटियर मार्केट में जब हम आए इमर्जिंग मार्केट से, तो वहां पर बहुत बड़ा रोल ये रहा कि चूंकि लोकल इन्वेस्टर्स के पास अनसर्टेनिटी थी, मार्केट की कैपिटलाइजेशन कम हो गई और फिर जाहिर है इसके अंदर हमें डाउनग्रेड भी मिल गया। तो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है कि रुपये की अनसर्टेनिटी रहेगी तो एफडीआईज भी नहीं आएंगी, जाहिर है आगे इन्वेस्टर को नजर आता है कि रुपये के अंदर जो है कन्वर्जन दोबारा डॉलर्स के अंदर जो है वो कम होती है, तो फिर उसके बाद उसको एक्सचेंज लॉस हो जाता है। तो आई थिंक कि हमारी करेंसी के साथ भी हमें कोई चाइना के साथ डील करनी चाहिए कि ये जो सेटलमेंट होती है ट्रेड डेफिसिट की ये उनके करेंसीज के अंदर हो, या फिर हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ उनकी रिस्पेक्टिव करेंसी, जैसे अफगानिस्तान की करेंसी या ईरान के साथ हमने डेवलपमेंट होते हुए देखी। आई थिंक कि इसके अंदर काफी ज्यादा रोल जो है फाइनेंस मैनेजर्स का भी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी जिस तरह से बार्टर ट्रेड का जो फोकस हो रहा था ईरान के साथ, ऐसे जो फोकस है वो यूएस के साथ भी हो सकता है और फिर जाहिर है अफगानिस्तान के साथ और फिर चाइना के साथ भी हो सकता है, ताकि हमारी रुपी डेप्रिशिएट नहीं करे, और रुपी अगर डेप्रिशिएट नहीं होती तो वहाँ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा, एफडीआईज भी जो है मूव होके आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी अगर हमें खत्म करनी है तो उसमें रेगुलेटर का रोल जो है वो अपेरेंटली वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। नईम साहब एक छोटा सा मुझे आपसे सवाल, फिर मैं शारिक वोरा साहब से, मुझे बताएं डेप्रिसिएशन भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही जिसकी बात शारिक वोरा साहब ने कही। बिल्कुल सही बात है, जब आपके पास सरप्लस एक्सपोर्टेबल ही नहीं है तो आप डेप्रिशिएट क्यों करते हैं? करेंसी वो लोग डेप्रिशिएट करते हैं जिनके पास सरप्लस एक्सपोर्टेबल पड़ा हुआ है और आप किसी मार्केट में बेचना चाहते हैं, और जो दूसरा आपकी सारी की सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस्ड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते, तो आपकी वैसे ही कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर आपकी यूटिलिटीज मार्कअप ये दूसरी चीज़ें जब मिलती हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहते। शारिक वोरा साहब एक छोटे सा सिर्फ आपसे बात कि क्या को बेहतरी देख रहे हो जाएगी अगर गैस नहीं भी मिलती तो अल्टरनेट सोर्स के तौर पे क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अल्टरनेट सोर्सेज को लाने के लिए, उनको ऑनलाइन करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कोई भी अल्टरनेट फ्यूल आप किसी इंडस्ट्री को, मुझे आज आप कहें कि जी आप गैस पे चल रहे थे और आप कोयले पे चले जाएं, तो मुझे सबसे पहले तो आई नीड अ ह्यूज स्पेस कि मैं सही बात है करूं।
पूरे सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑनलाइन उनको लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी दिन इस पे बात हो जाएगी। नईम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, एहसन मेहनती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शारिक वोरा साहब का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।